बहुत गर्मी है यार आज तो। अरे वो देखो राम मनोहर, ना घर का रहा ना घाट का, दो भाइयों के होते हुए भी मजदूरों की तरह काम कर रहा है। तो और करेगा क्या ये बताओ। बंटवारे की जो जमीन थी वो तो नदी में बह गई, बाकी जो जमीन थी ना उसको तो गिरवी रखा, फिर उसकी बेटी का ब्याह किया। अरे ये तो उन भाइयों की मेहरबानी है जो अभी तक घर में रखा है, वरना कोई दूसरा होता ना तो कभी घर से चलता कर दिया होता। 24 घंटे काम करने वाला फ्री का मजदूर और घर में काम करने वाली नौकरानी। अरे दीपक, जाकर देख के आ, तेरी अम्मा कहीं तालाब में तो नहीं डूब गई। और पूजा, तू मेरे साथ चल और लौकी कटवा। खाना बनाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं करोगी। 17 साल की हो चुकी हो, 2-4 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम्हारे ससुराल वाले भी यही ताना देंगे कि तुम्हारी चाचियों ने कुछ सिखाया नहीं। चलो। पूजा, दीदी, नमस्ते जीजा जी। अरे आरती, नमाज जी। हाँ हाय जी, देखो कौन है। ठीक है। हाँ जी। अरे दीपू, लाओ दो। माँ चाचियों के कपड़े। अरे दामाद जी बाहर खड़े हैं, अंदर चलिए ना। वो बच्चों के कपड़े थोड़े ज़्यादा गंदे हो गए थे तो सोचा तालाब से जाके अच्छे से धो लेती हूँ। पूजा, दीदी जीजा जी को अंदर ले चलो। चलिए दामाद जी। चलो दीदी, पर माँ वहाँ। चलो दीदी। अब दुनिया बदल गई है विमला। मुझे आज भी तेरे भैया के साथ मायके जाने में बहुत शर्म आती है, मगर आरती तो जैसे सारी शर्म खोल कर पी गई है। गौना हुए साल भर भी नहीं हुआ और अपने पति के हाथ में हाथ डाल के मायके चली आई। घोर कलयुग है दीदी, घोर कलयुग। आपको पता है जैसे घर वालों को तो कोई परवाह ही नहीं है, जो धन था सारा बिया में लगा दिया, ऊपर से आप घर में पाल भी रहे हैं। दीदी आपको पता है मैं आपके देवर को कह कह के थक चुकी हूँ कि इन लोगों को कोई भी बहाना करके यहाँ से चलता कर दो। लगता है आरती बाबूजी को पटा रही है। चल चल। दादाजी। अरे आरती बेटे तुम आओ बैठो। अच्छा दामाद भी आए। पता दादाजी, मैं सोच रही थी कि मेरे जाने के बाद आपकी सेवा कौन करेगा, पर मैं गलत थी। आपकी सेवा के लिए 3-3 बहुएं जो हैं यहाँ पे। अच्छा दादाजी, मैं चाचियों से मिलके आती हूँ। अरे इतनी दूर से थक कर आई हो, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है आरती। तुम्हारी दोनों चाचियां तुमसे मिलने खुद ही आ गई। दामाद जी बड़ा शर्मा रहे हो। अरे इतना भी क्यों शर्मा रहे हो, हम दोनों भी तो तुम्हारी माँ जैसी हैं। आरती, दामाद जी को जरा अंदर तो लेके जाओ। चाय पानी नहीं पिलाओगे क्या? हाँ हाँ, हम तो पराये हो गए ना चाची। चाहो तो चाय पानी पिला दो, या जैसे आए वैसे लौट जाएंगे। हमें तो लगा आप लोगों को हमारी याद आ रही होगी तो मिल के आते हैं, पर यहाँ अरे तो। आरती, अच्छा हुआ हम कल ही तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे थे। अच्छा हुआ जो तू आज आ गई। तुम्हारे बाबूजी तो खेत पर गए हैं। दामाद जी को अंदर ले चलो, जलपान कराओ। चलो माँ। चलो। बाबूजी, अब ये सब नहीं देखा जाता। जो भी फैसला करना है आप जल्दी ही कीजिए, वरना समाज यही कहेगा दोनों बहुओं ने मिलके जेठ को घर से बाहर निकाल दिया। अरे राम मनोहर खुद समझदार है, बहुत काम करता है तो खाता है। रही बात उसकी जमीन की, अरे तुम लोगों ने धोखे से लिखवाया है, धोखे से।
भाई भाई के बीच इतना बड़ा धोखा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पता होता है कि मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा होगा। तो मैं अपनी जमीन का बंटवारा कभी भी नहीं करता। मेरी बहुओं को लांछन लगाती दफे, जरा भी शर्म नहीं आती आपको? अरे कुछ कहते नहीं बनता तो मत कहिए, मैं ही कह देती हूँ। अरे जिन बहुओं के लिए तुम सीता जैसी बहू का दिल दुखा रही हो, वही बहुएं तुम्हें मझधार के अंदर छोड़ देंगी। ये बहुएं तुम्हें मझधार में छोड़ेंगी, मझधार में। याद रखना तुम। मुझे मेरे राम पर भरोसा है, राम पर। तुम्हारे लिए तो सिर्फ सौतेला बेटा है रहे, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम जैसी सौतेली माँ के चलते ही सारी दुनिया में सौतेली माँ के नाम से नफरत है, नफरत। अरे है तो करे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। और आपको ज्यादा तकलीफ है ना तो आप भी साथ चले जाओ, पर हाँ मेरी औलाद को मेरे पास छोड़ जाना। अम्मा जी, गैरों के लिए क्यों बाबूजी से झगड़ रही हो? क्यों बाबूजी? भगवान राम को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, आपके राम को कितने वर्ष का वनवास होगा? हमारे घर में कोई भरत नहीं है ना, केकई है, केकई। कोई भरत होता तो राम को जहां भी रहेगा, राम को वनवास नहीं होता ना रे। अरे वो किसान का बेटा है, वो मेरा बेटा है। जहां भी रहेगा, ये धरती माँ उसका पेट कभी खाली नहीं रहने देगी। उसका पेट खाली नहीं रखेगी बहू, नहीं रखेगी। सारी बात ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार सोच लें। आप तो जानते हैं सरपंच जी, हमारे बड़े भाई का हिस्सा खेतों में नहीं है, और बचा घर का हिस्सा वो तो उनकी बेटी की शादी में खर्च हो गया। अब हम उन्हें और नहीं झेल सकते सरपंच जी। अब उनका खर्चा बर्दाश्त करना हमारे बस की बात नहीं। अब हम दोनों भाई यही चाहते हैं कि वो अपना इंतजाम कहीं और ही कर ले। ठीक है, मैं राम मनोहर को बुलाता हूँ और उसे समझाता हूँ। अगर बात नहीं बनी तो पंचायत बुला लें। ठीक है सरपंच जी। नमस्कार सर। और दीदी सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ सब बढ़िया। माँ, बाबूजी कब आएंगे? अभी आते ही होंगे। अरे आरती, तुम लोग ना चिट्ठी ना पत्री, भाई पंचायत में फोन लगा है, फोन ही कर देते। आरती की माँ, इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम क्या कि नहीं? अभी अभी तो आए हैं, पहले जलपान तो कर लें। हाँ भाई, बेटी दामाद हमारे हैं तो इंतजाम हमें ही करना पड़ेगा। मुझे सरपंच ने बुलाया है, मैं अभी मिल करके आता हूँ। माँ, यहाँ सब कुछ इतना बदल सा गया है इन 5-6 महीनों में। क्या बात है माँ? सब ठीक तो है ना माँ? बोलो ना माँ, क्या बात है? सब ठीक है माँ। दीदी, दादी जी और चाचा जी ने हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया है। चाचा कह रहे थे। चुप। पूजा, क्या बात है पूजा? हाँ दीदी,
बाबूजी के हिस्से की जमीन तो नदी में कट गई, और जो बची थी वो चाचा जी ने ये कहकर ले ली थी कि तुम्हारी बेटी की शादी में जो दहेज लगाया वो फ्री का नहीं था। राम राम सरपंच जी। अरे आओ राम मनोहर, आओ। सरपंच जी इतना मान मत दीजिए कि शर्म से मेरा सिर ही झुक जाए। राम मनोहर, मान तुम्हें नहीं, तुम्हारी ईमानदारी को देता हूँ। आओ बैठो। क्या था तुम्हारे पिता के पास? तुम्हारी मेहनत और सूझबूझ ने सब कुछ बना दिया। और तुम्हारे दोनों भाई आए थे और बोल रहे थे कि पंचायत बैठाइए। मैं समझ गया सरपंच जी, लेकिन पंचायत बिठाने की नौबत नहीं आएगी। ये तो मेरे भाइयों की समझ है, जो बड़े भाई के आगे कह पाने में संकोच कर रहे हैं। मैं ही पागल था जो मोह माया में फंसा था। अरे किस मिट्टी के बने हो राम मनोहर, जो भाइयों के तिरस्कार को संकोच का नाम दे दिया? मैंने तो इसलिए बुलाया था कि आप कहें तो मुकदमा लगा दें। सारा गांव जानता है इस बात को कि ये खेत खलिहान तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। उन्हीं के लिए तो बनाया था। उस वक्त भाइयों के अलावा मेरा था ही कौन। पर अब तो है। पहले भी बनाया था और अब भी बना लूँगा, लेकिन भाइयों का दिल नहीं दुखाऊंगा। चलता हूँ सरपंच जी। बेटी दामाद आए हैं, उन्हें विदा करने के बाद ही। अरे राम मनोहर, सरपंच जी, भाइयों से तो दूरी ये सोचकर बर्दाश्त कर लूंगा कि भाइयों का मुझसे स्नेह नहीं था, लेकिन खेतों से दूरी क्या सोच करके बर्दाश्त करूंगा। हमारे समाज में ये दहेज प्रथा कब खत्म होगी आरती? अगर आज पिताजी ने हमारी शादी में दहेज ना लिया होता तो एक हंसता खेलता परिवार यूं ना बिखरता। आज इस परिवार के बिखरने की वजह हम लोग हैं आरती। हमारा विवाह, ये दहेज, लाखों लड़कियां मौत के घाट उतार दी जाती हैं सिर्फ दहेज के लिए। लेकिन मैं इस परिवार को नहीं बिखरने दूंगा आरती। नहीं, मैं अपने पिताजी को अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि दिया है। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पिताजी मजदूरों की तरह जिंदगी गुजारे? खेतों में काम करना तो बाबूजी का सपना है। वो अपना ये सपना कभी नहीं तोड़ेंगे। पर ये झोपड़ा मेरे बाबूजी का सपना नहीं था। अरे आरती की माँ। हाँ पिताजी, वो माँ को चाचियों ने बुलाया है। बाबूजी, हमें देर हो रही है, अब हम जाते हैं। यहीं से गुजर रहे थे, सोचा आप लोगों का आशीर्वाद लेते चलें। और मैं और आरती यहाँ आए हैं घर वालों को बिना बताए। हमें तो लगा बेटी और दामाद के साथ कुछ दिन रहने का मौका मिलेगा। ये पूजा कहाँ चली गई? सभी लोग माँ के साथ ही गए हैं। लाखों का दहेज देकर भी क्या फायदा? एहसान मानना तो दूर, पैसे और चाहिए इनको। और एक बात ध्यान से सुन, ना तो मैंने कभी तुझे इस घर की बहू समझा और ना ही समझूंगी। तुम्हारी उम्मीद इस घर से खाली ही जाएगी। जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है ना, तो उसको अहम आ जाता है। बहू, एक बात कहूं, इनकी बातें अब मुझसे सुनी नहीं जाती और राम मनोहर से कही नहीं जाती। मैं ऐसे भी जीने की चाहत नहीं रखता हूं, पर मरने से पहले तेरा घर देखना चाहता हूं।
क्या हम इतने असहाय हो गए हैं आरती के बाबूजी? क्या आपको अपने बच्चों से ज्यादा खेतों से मोह हो गया है? हम इतने कमजोर हो गए कि घर में आई बेटी दामाद को पानी भी नहीं पिला सकते। नहीं आरती के माँ, ना तो हम इतने कमजोर हुए हैं, ना ही इतने असहाय। ये प्यार ही तो है। जैसे तुम्हें बेटी दामाद से प्यार, वैसे ही मुझे मेरे भाइयों से प्यार। उनके अलावा मेरा था ही कौन। और बात रही खेतों की, मेरा जीवन ही खेतों में बसता है। मिट्टी के बने खेत, मिट्टी के बना शरीर, एक दिन मिट्टी ही तो हो जाना है। तुम घर वालों से विदाई लेकर आओ, मैं खेत से विदाई लेकर आता हूँ। पर हम जाएंगे कहाँ? पहले कदम तो बढ़ाने दो, कोई राह जरूर निकलेगी। रास्ता ही तो नहीं खत्म होता। दीपक, तुम रुको, मैं खेतों से विदा लेकर आता हूँ। बाबा, खेत बोलते हैं क्या? नहीं, बोलते नहीं हैं, लेकिन समझते हैं, हमें समझाते भी हैं। कैसे? जब तुम बड़े हो जाओगे, मेरे साथ खेत पर काम करोगे, तब पता चलेगा तुम्हें। बाबा, धरती में और खेतों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, वही खेत है और वही धरती माँ, लेकिन धरती माँ का स्वरूप अलग अलग है। जहाँ पर्वत चट्टानें हैं, वहाँ पहाड़ों के नाम से जानी जाती है। जहाँ नदी है, वहाँ नदी के नाम से जानी जाती है। जहाँ शहर है, वहाँ शहर के नाम से, और जहाँ खेत हैं, वहाँ गाँवों के नाम से जानी जाती है। यही है धरती माँ का स्वरूप। आओ मेरे साथ, इस धरती माँ की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर अपने आप को पवित्र कर लो। धरती माँ, तुम्हारा बंटवारा तो हमने कर लिया, कहीं प्रांतों के रूप में, कहीं सरहदों के रूप में, पर एक बात जानिए, तुम ना होती तो ना सरहद होती, ना राज्य। माँ, मैं जहाँ भी जाऊंगा आप ही लेकर जाओगी माँ, आप ही लेकर जाएंगे, आप ही लेकर जाएंगे धरती माँ, आप ही लेकर जाएंगे। बाबा, ये क्या है? ये हम किसानों का जीवन है बेटा। कहीं धूप का फेरा, तो कहीं ठंड का बसेरा, कहीं बारिश की बूंद, तो कहीं घनघोर अंधेरा। जैसे आज है, कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है। ए परमात्मा, राह दिखा परमात्मा, राह दिखा। मेरे राम, अरे क्या हो गया हमारे घर को? क्या नजर लगे ही रहे किसी के? अरे अरे बेटर, मेरा बेटा राम,
जीने का नाम जीवन जीना आसान नहीं, कुछ लोगों की यहाँ रही पहचान नहीं। जीने का नाम जीवन जीना आसान नहीं, कुछ लोगों की यहाँ रही पहचान नहीं। चंद लोग हुए हैं महान, चंद लोग हुए हैं महान, बस यही रोना है, एक पल में हंसना है, एक पल में रोना है, एक पल में हंसना है, एक पल में रोना है।